नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। एक फिल्म आई है इन दिनों, धुरंधर, जिसने सारी फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। पिछले 8 दिनों में 250 करोड़ रुपए से अधिक उसने कमाया है और इस कमाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 हफ्ते में वो 100 करोड़ रुपए और कमाएगी। तो ऐसे में ये फिल्म को लेकर कुछ बातें जरूरी। आदित्य धर की ये फिल्म, जिन्होंने उरी बनाया, बारामूला बनाया, आर्टिकल 370 बनाया, तो उनकी ये फिल्म है। और इसमें जो मेन किरदार हैं, उनकी बात मैं करूंगा। पर इस फिल्म में इसका पार्ट 1 आ गया है, दूसरा मार्च में आने वाला है। इस फिल्म में एक बॉस की बात होती है कि बड़े साहब जो हैं उनका कैरेक्टर है नहीं, पर वो हवा में बहुत तैरता है। तो बहुत लोगों की उत्सुकता है कि ये बड़े साहब कौन है और ये बड़े साहब क्या अगली फिल्म में प्रकट होंगे। और जो इशारा है वो लोग समझ रहे हैं कि ये बड़े साहब किसकी तरफ इशारा है। तो इस फिल्म में यदि हम बात करें तो रणवीर सिंह जो है, उन्होंने अपने कैरियर के सबसे संयमित और गंभीर अवतार में वो दिखते हैं। आमतौर पे ऊर्जा और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले रणवीर यहाँ एक शांत और भीतर से उबलते जासूस की भूमिका में यह किरदार ना भाषण देता है, ना किसी प्रकार के हीरोइज्म का शोर मचाता है, बल्कि चुप्पी, धैर्य और राजनीति के सहारे आगे बढ़ता है। समीक्षक इसे रणवीर सिंह के अभिनय कैरियर का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। दूसरे एक कैरेक्टर की बहुत बात हो रही है, वह अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना फिल्म में जो है बहुत चर्चा उनकी हो रही है कि उनके संवाद बहुत सीमित हैं, पर उनकी मौजूदगी जो है और जब वो एंट्री करते हैं और बैकग्राउंड में जिस तरह से बातें होती है, उनका चेहरा यादगार बनता है। पहले वो दिल चाहता, हंगामा, दृश्यम, सेक्शन 375 जैसी फिल्मों में उन्होंने भूमिका निभाई और उन्होंने जो है लगातार वो चर्चा में रह रहे हैं अपनी भूमिकाओं के कारण। तो इस फिल्म में एक बार फिर वो अपनी भूमिका में कहीं दिखाई देते हैं। आर माधवन जो है, वो जो सबसे ज्यादा बहस पैदा करते हैं इस फिल्म में, क्योंकि जो सस्ता सिस्टम और राजनीति के बेहद करीब दिखाई देता है। ये किरदार किसी ऐसे व्यक्ति का ड्रूबल लगता है। हालांकि उसमें प्रत्यक्ष रूप से दावा नहीं किया गया है, पर लोग बहुत बार किसी देश के बहुत चर्चित व्यक्ति के किरदार से उसको जोड़ते हैं। संजय दत्त जो अपने बहुत सारे कारनामों के कारण, अपने पिता के कारण, अपने परिवार के कारण चर्चा में रहे और खलनायक बनकर उन्होंने जिस तरह से ख्याति प्राप्त की थी, अब वो इस फिल्म में वो ताकत और भय का प्रतीक बन के दिखाई देते हैं। वो थोड़े समय के लिए आते हैं, पर जिस किरदार को उन्होंने, जिस एसपी के किरदार को निभाया, उसको लेकर भी पाकिस्तान में बहस है, क्योंकि उनकी पत्नी जिसका किरदार कहीं मिलता जुलता है, उन्होंने इस पे आपत्ति ली है। अर्जुन रामपाल जो है का किरदार, जो आक्रामकता और रणनीति के बीच संतुलन बनाता है। वो जासूसी सिर्फ बंदूक से नहीं, सोच का खेल है, ये वो बताते हैं। इस फिल्म में एक नई अभिनेत्री सारा अर्जुन, कम उम्र के बावजूद सारा अर्जुन एक भावनात्मक पुल का काम करती हैं। उनका किरदार कहानी को मानवीय धरातल पे ले जाता है। और एक और किरदार है राकेश बेदी। राकेश बेदी दरअसल नाटकों से आते हैं, हम लोगों के बहुत नजदीक हैं, पर इस फिल्म में उनका जो किरदार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो जिस किरदार को निभा रहे हैं, तो लगता है कि उसमें वो घुल मिल गए हैं। धुरंधर के सितारों की कहानी जो है, वो अपने आप में एक चर्चा की बात हो सकती है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं दरअसल पूरे धुरंधर को लेकर, उसकी बनावट को लेके। तो ये क्यों धुरंधर को लेकर चर्चा हो रही है, इस पे मैं एक वैचारिकी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा मैं आपको बता रहा था कि धुरंधर व्यावसायिक दृष्टि से बहुत सफल फिल्म है, पर ये फिल्म जो है सिनेमा, राष्ट्रवाद और नैरेटिव की राजनीति, ये तीनों से कहीं ना कहीं लिप्त नजर आती है। धुरंधर में बड़े साहब कौन है, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये बार बार ये बात आती है और हो सकता है कि पार्ट 2 जो मार्च में आएगा उसमें ये बात आए। व्यावसायिक दृष्टि से यदि हम कहें कि धुरंधर एक जो है निश्चित रूप से सफल फिल्म है। बड़े आंकड़े, भारी प्रचार, तकनीकी क्षमता और मल्टी स्टार कास्ट इस साल की ये सबसे बड़ी और चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई है। लेकिन क्या हर बड़ी फिल्म की तरह धुरंधर भी सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सवाल खड़ा नहीं करती? यह फिल्म कई ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिन पे दर्शक, आलोचक और राजनीतिक जो है और सांस्कृतिक हलकों में अलग अलग स्तर पे चर्चा चल रही है। फिल्म का जो केंद्रीय किरदार है एक भारतीय जासूस, जिसे धुरंधर के रूप में स्थापित किया गया है। पाकिस्तान के भीतर
एक अत्यंत गोपनीय मिशन पर है। यहाँ से फिल्म एक ऐसे नैरेटिव का निर्माण करती है जो दर्शक को लगातार यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह सच के बहुत करीब है। स्क्रीन पे बार बार यह कहा जाता है कि कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन साथ में यह भी स्वीकार किया जाता है कि कई पात्र और घटनाएं गढ़े गए हैं। यही एक धुंधली रेखा है जहां से सवाल शुरू होते हैं। सबसे बड़ा रहस्य फिल्म में बार बार लिया गया बड़े साहब पूरे पहले हिस्से में जिसका जिक्र है, लेकिन चेहरा सामने नहीं आता। संकेत, संवाद, कैमरा एंगल इस तरह रचे गए हैं कि दर्शक खुद अंदाजा लगाने लगता है क्या बड़े साहब पाकिस्तान की सैन्य या खुफिया व्यवस्था के शीर्ष नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वे किसी वास्तविक पद या व्यक्ति या इशारा करते हैं, क्या वो सिर्फ एक कहानी की जरूरत है या किसी बड़े राजनीतिक सांस्कृतिक संकेत की तैयारी। फिल्म का दूसरा अहम पहलू है इंटेलिजेंस एजेंसियों की भूमिका। कई ऐसे दृश्य हैं जहां भारतीय जासूस को दुश्मन देश के भीतर असाधारण स्तर की सूचनाएं, फुटेज और लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहद सहजता से मिलते हुए दिखाए गए। सवाल यह उठता है कि यही कहानी अगर कोई अन्य फिल्मकार बनाता तो क्या उसे इतने आसानी से औपचारिक स्वीकृति मिल जाती, राष्ट्रीय रक्षा प्रतिष्ठान के चित्रित कर क्या कर पाता। तो धुरंधर अपने आप में एक अघोषित संदेश देती। यह चुप्पी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी सिनेमा में एक स्पष्ट ट्रेंड उभरा है। हर 6-8 महीने में कोई ना कोई एक ऐसी फिल्म जो राष्ट्रवाद, आंतरिक या बाहरी दुश्मन और हम बनाम वे के फ्रेम में कहानी कहती। द कश्मीर फाइल, केरल स्टोरी, उदयपुर स्टोरी, धुरंधर, ये सभी कहीं ना कहीं एक तरह का नैरेटिव बनाती है। उनकी भावनात्मक भाषा दर्शक को किसी निष्कर्ष की ओर पीछे ढकेलती है। हम धुरंधर को भी इसी श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान को एक स्थायी दुश्मन, अंधेरे और षड्यंत्रों से भरे राष्ट्र के रूप में दिखाया गया, जबकि भारतीय जासूस लगभग मिथकी नायक के रूप में उभरता है, अकेला, साहसी, नैतिक रूप से अडिग। यह चित्रण पूरी तरह नया नहीं है, लेकिन जिस समय और जिस राजनीतिक माहौल में यह फिल्म आई है, यह इसे और अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। फिल्म के समर्थक इसे बदलते भारत की आत्मविश्वासी छवि कहते हैं, जो घर में घुस के मारेगा। एक ऐसा भारत जो घुसकर मारने से नहीं हिचकिचाता, जो दुश्मन को उनके घर में जवाब देता है। आलोचक वही सवाल उठाते हैं कि क्या सिनेमा इस तरह के समकालीन जो राजनीतिक दावे हैं और सैन्य गौरव के प्रदर्शन का माध्यम बनाया जाना चाहिए? क्या इससे जटिल अंतर्राष्ट्रीय यथार्थ सरल और एक रेखी बना दिया जाता है? दरअसल फिल्म के जरिए बहुत सारे सवाल है। वास्तविकता यह है कि जासूसी कोई नई चीज नहीं है। हर देश दूसरे देश में अपने एजेंट रखता है, कभी डिप्लोमेट के रूप में, कभी कारोबारी, पत्रकार, सामान्य नागरिक के तौर पे। भारत में भी समय समय पर पाकिस्तान, चीन, अमेरिका या अन्य देशों के लिए काम करने वाले पकड़े जाते हैं, और आजकल तो अधिकांश हमारे अपने देश के। और पाकिस्तान में भी भारतीय एजेंटों की गिरफ्तारी की खबरें आती रहती। यह एक पुरानी और स्थापित परंपरा है कि हर देश जिसको अपने पड़ोसी देश से खतरा है या उसके व्यापारिक संबंध है, यहाँ की उथल पुथल से उस पर कोई फर्क पड़ता है, तो वो इस तरह की प्रक्रिया करता है। लेकिन धुरंधर इस जटिल और बहुस्तरीय यथार्थ को एक नायक केंद्रित लगभग एकांकी कथा में बदल देती है। फिल्म के कुछ पात्र, खास करके माधवन द्वारा निभाया गया किरदार, ऐसे लगता मानो वे किसी वास्तविक व्यक्ति के डूबल हों। नाम बदले हुए हैं, परिस्थितियां थोड़ी घुमाई गई हैं, लेकिन इशारे इतने स्पष्ट हैं कि दर्शक खुद इन्हें किसी असली चेहरे से जोड़ने लगता है। यहीं से सच के भ्रम पे सवाल पैदा होता है, क्या यह रचनात्मक स्वतंत्रता है या दर्शक की स्मृति और भावनाओं के साथ एक सोची समझी छेड़छाड़ है? ये सवाल है फिल्म को लेकर, क्योंकि लगातार फिल्म को भी इस तरह से उपयोग में लाया जा रहा है। जासूसी का यथार्थ और फिल्मी अतिरंजना, क्योंकि फिल्म में एक लिबर्टी ली जाती है कि रचनात्मक लिबर्टी है कि हम कहानी में कुछ ऐसे पात्र गढ़ रहे हैं जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मगर फिल्म की शुरुआती अवधारणा जो है, धुरंधर नामक एक ऑपरेशन जिसमें भारतीय एजेंट को पाकिस्तान की जमीन पे अलग अलग भूमिकाओं में उतारा गया है, सिनेमा के लिए रोमांचक हो सकती है, लेकिन वास्तविक दुनिया में जासूसी इससे कहीं अधिक जटिल, धीमी और जोखिमपूर्ण काम है। हाल ही में जो वर्षों में हम देखते हैं कि भारत में समय समय पर ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन पर पाकिस्तान या अन्य देशों के लिए संवेदनशील जानकारियां साझा करने के आरोप लगे। इसमें कुछ इन्फ्लुएंसर है, कुछ पत्रकार है, कुछ सेना में काम करने वाले, कोई यहाँ वहाँ।
इनमें जो सामान्य नागरिक है, कुछ कारोबारी है, कुछ तकनीकी कर्मचारी है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया, हनी ट्रैप या आर्थिक लालच के लिए जासूसी के जाल में फंसे। तो ये फिल्म एक जासूस तो क्या कहें कि पर एक ऐसा आदमी जिसको तैयार किया गया है और जो धुरंधर है। इसी तरह पाकिस्तान में भी भारतीय एजेंट या भारत से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की खबरें आती है। ये कोई अपवाद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पुराना और स्थापित सच है कि हर देश अपने हित के लिए दूसरे देश में सूचना जुटाने की कोशिश करता है। लेकिन धुरंधर इस बहुस्तरीय यथार्थ को 3-4 किरदारों के जरिए लगभग एक सर्वशक्तिमान भारतीय नेटवर्क में बदल देती है और लोगों को लगता है कि भारत का नेटवर्क जो है बहुत तगड़ा है। ये अलग बात है कि हमारे लोकसभा में हमले हो जाते हैं, हमारे देश में घुस के हमले हो जाते हैं और कई बार हमको पता नहीं चलता। जहां कोई जासूस वर्षों से जूस की दुकान चलाकर बैठा हो, कोई स्थानीय राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका हो और कोई अकेला एजेंट पूरे सिस्टम को हिला देता है। सत्ता, राजनीतिक और अघोषित समर्थन का सवाल, क्योंकि अब फिल्म बनी है तो इस पे बात तो होगी। फिल्म को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या इसे केवल व्यावसायिक एक्शन थ्रिलर के रूप में देखा जाए या इसके पीछे एक व्यापक राजनीतिक सांस्कृतिक संदर्भ भी मौजूद है। दरअसल पिछले एक दशक में सिनेमा, राजनीति और राष्ट्रवाद के बीच की दूरी लगातार कम हुई है। कारगिल से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालकोट तक सैन्य कार्रवाइयों को सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अभी हमने हाल ही में देखा पहलगाम की पूरी घटना को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरे देश में जश्न मनाया गया। धुरंधर इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है, जहां एक स्पष्ट दुश्मन है और वह दुश्मन लगभग हमेशा पाकिस्तान है। सवाल यह भी है कि हमारे अन्य जटिल पड़ोसी संबंध चीन, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश कभी इस तरह के सिनेमा का विषय क्यों नहीं बनते? इसका एक उत्तर यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक तनाव, धार्मिक पहचान और उसे एक सुविधाजनक खलनायक जो बना देती है और वहां पर कहीं ना कहीं एक जाति जिसमें क्या क्या वो जो दुश्मन चेहरा है वो मुसलमान चेहरा है, ये भी एक सवाल आता है, क्योंकि इसको एक मुस्लिम कंट्री के रूप में, एक मुसलमान के चेहरे के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जाता है। यह सवाल अब सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रह गया। फिल्मों में पाकिस्तान को लगातार नकारात्मक रूप से दिखाया जाता है तो वह छवि अनजाने में एक व्यापक धार्मिक पहचान से भी जुड़ जाती है। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और इस वजह से फिल्मी दुश्मन का चेहरा अक्सर मुसलमान के रूप में उभरता है। आलोचकों का मानना है कि इस प्रक्रिया में राष्ट्र राज्य की आलोचना धीरे धीरे धार्मिक समुदाय की आलोचना में बदलने लगती है। यह प्रवृत्ति केवल फिल्मों में नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श में भी अब दिखाई पड़ती है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां चुनावी माहौल गर्म है, एक ओर बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे उछाले जाते हैं तो दूसरी ओर धार्मिक प्रतीक के जरिए जवाबी राजनीति होती है। यहाँ सवाल यह है कि क्या समाज के भीतर के स्थायी दुश्मन की छवि गढ़ी जा रही है, जिसका चेहरा धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो और राजनीतिक रूप से उपयोगी भी। ये लोगों के बीच में सवाल है। इस बीच में मगर फिल्म ने जो है रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और ये रिकॉर्ड तोड़ कमाई जो है ये और भी इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करेगी, जो लोगों को लगेगा कि ये कमाई जो है, अगर सिनेमा से कमाई हो रही है तो इसके विश्लेषण अपने आप में जो है आएंगे। बड़े आंकड़े, आक्रामक प्रचार, कारपोरेट बुकिंग, टिकट ब्लॉकिंग और शुरुआती दिनों में भारी स्क्रीन काउंटर, ये सभी तत्व आज की फिल्म अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। सवाल यह नहीं है कि फिल्म ने पैसा कमाया या नहीं, बल्कि यह है कि क्या बॉक्स ऑफिस पे ये आंकड़े दर्शकों को स्वाभाविक रूप से पसंद आए पूरी तरह, या वे एक योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम भी है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फिल्म अपने पूरे चूंकि ये फिल्म बहुत लंबी है, ये फिल्म का लगभग 3 घंटे की है और दर्शक को ये बांधे रखती है, इसके एक्शन बांधे रखते हैं। तो सवाल ये है कि एक समय जब 2-2 घंटे की फिल्में बन रही हैं, ऐसे में 3 घंटे की फिल्म आती है जो मनोरंजन के साथ साथ जो होना चाहिए कि समाज के मानस को गढ़ने का एक शक्तिशाली औजार भी है फिल्म। तो क्या ये फिल्म जो है सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली करती है? जब राष्ट्रवाद का स्वर एक खास धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने लगता है तब सवाल उठना स्वाभाविक है। इन सवालों का जवाब देना शायद किसी एक फिल्म के दायरे में संभव नहीं है, लेकिन उन्हें पूछते रहना लोकतांत्रिक समाज की जरूरत है। और हमें लगता है कि पाकिस्तान और कुछ अन्य इस्लामिक देशों में फिल्म को लेकर जो विरोध की खबरें आ रही हैं
तो इस संदर्भ में भी ये देखा जाना चाहिए। भारत के आधिकारिक नैरेटिव को लोकप्रिय संस्कृति के जरिए फैलाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। भारत में भी हर दर्शक इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के तौर पे नहीं देख रहा है। कई लोग इसे राजनीतिक वक्तव्य मान रहे हैं, तो कोई इसे उस वक्तव्य का प्रचार। तो इस फिल्म ने लंबा चौड़ा बिजनेस किया है और ये फिल्म जो है, जो इसका दूसरा पार्ट है, वो मार्च 2026 में आएगा। तब बड़े साहब का रहस्य शायद खुले कि बड़े साहब मतलब जिसको कहा जा रहा है, जिसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, तो वो बड़े साहब कौन होंगे? लोगों के अपने अपने अनुमान है, पर इस बीच में फिल्म बड़ा व्यवसाय कर रही है। नमस्कार।